नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक इसकी पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने सब कुछ बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, क्या है इसमें, और कैसे क्या होता है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है, तो हमने आपको बताया था इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसमें हम ऑक्सीश्वसन भी बोल देते हैं इसको। अब बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा साइटोलॉजी के अंतर्गत, एक अगला जो कोशिकांग है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हिंदी में भी इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका नाम क्या है। मैंने बोला ना कि हर किसी का जो नाम होता है वो इंसान के काम की वजह से उसके नाम की पहचान होती है। तो अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है, ये इसका नाम का मतलब क्या है। तो बात करते हैं, अगर बात करें इस राइबो की, किसकी बात करें, इस राइबो। तो राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, और अगर इस बात करें इस सोम्स की, सोम्स का मतलब होता है ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल, ठीक है। अब पूछोगे कि ग्रैन्यूल क्या होते हैं। ग्रैन्यूल का मतलब होता है कण। ग्रैन्यूल का मतलब क्या होता है, कण। तो प्रोटीन के छोटे छोटे कण, कण का मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कण बने होंगे, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ग्रैन्यूल। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये ग्रैन्यूल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। ठीक है, फिर अब बात ये आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इस राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, इसको डिस्कवर किसने किया था या खोज किसने करी थी। डिस्कवर, डिस्कवरी या खोज, तो इनका नाम था पैलाडे। पैलाडे। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा राइबोसोम की खोज किसने करी थी, तो आप लोग क्या आंसर बताओगे कि राइबोसोम की जो खोज है वो किसने करी थी, पैलाडे ने करी थी। अगला पॉइंट ये बन के आता है राइबोसोम के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके जो ग्रेन्यूल होते हैं या राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से हमने और भी पढ़ा था केंद्रक वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये मेम्ब्रेन लेस होगा, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्योंकि होता क्या है, मान लो ये कोई कोशिका है, अगर ये हम अगर कोशिका बना दें, अगर मान लो इसको हम अगर एक कोशिका बना दें, तो कोशिका के अंदर जहाँ पर राइबोसोम होगा, जैसे मान लो यहाँ पर राइबोसोम, तो इसके अंदर ऐसे 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 करके बाहर आएगा। अगर इसको हम नाम दे दें राइबोसोम्स, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या बोलोगे, झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम नाम की बात करें, तो राइबोसोम में मैंने नाम बताया आपको, राइबो का अर्थ होता है प्रोटीन, सोम्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है कण। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी। तो राइबोसोम की डिस्कवरी जो है वो पैलाडे ने करी थी। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि राइबोसोम में झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो जो राइबोसोम है उसमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखो, इट इज, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। ठीक, मतलब कि यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। मैंने बोला था सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया।
अब बात आती है कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे छोटा होता है, तो इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। ये कैसा है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है, या इसको बोल दो सबसे छोटा कोशिका अंग। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग बताइए, कोशिका का सबसे छोटा अंग बताइए, तो आप किसका नाम दोगे? राइबोसोम्स को। ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है, इसका एक और पॉइंट बना के लिख लो। यूनिवर्सल कंपाउंड है ये। कैसा कंपाउंड है? यूनिवर्सल कंपाउंड है, या यूनिवर्सल कंपोनेंट लिखो, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। मतलब अब यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सब जगह, सब में। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड बोलते हैं ना, यूनिवर्सल सार्वत्रिक, जैसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक। अब बात आती है यूनिवर्सल कंपाउंड। यूनिवर्सल कंपाउंड का मतलब ये हमने आप लोगों को बताया था। अच्छा इतना नोट करो क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, फिर हम इसको बताएं डायग्राम के साथ में। ठीक है, नोट हो गया, हटा रहे हैं अब। तो यहाँ तो कुछ चीज़ समझ में आ गई कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम्स का मतलब अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो राइबो का अर्थ होता है प्रोटीन, सोम्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल, कण। मैंने कण का यहाँ पर डायग्राम भी बनाया कि इस तरीके के कण होते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी जो किसने करी थी? वो पैलाडे ने करी थी। ये मेम्ब्रेनलेस होता है, मतलब कोशिका झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन्स, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ये कोशिका का जो है वो सार्वत्रिक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इतना हटा रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं आगे। अब अगर हम बात करें फिर एक बार राइबोसोम्स, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, यही तो होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया होगा यहाँ पर कि जो यूकैरियोटिक होते हैं, कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। इसका मतलब इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि यह चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों जगह मौजूद होगा। मतलब ये सजीवों में दोनों जगह मौजूद होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हाँ, ये जरूर है कि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। अभी ये भी बताएंगे कि एस का मतलब क्या होता है, 70 80 का अर्थ क्या होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि जो हमारा राइबोसोम्स है वो दोनों कोशिकाओं में पाया जाए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर पूछ दे कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन सेल, अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो नंबर ऑफ ह्यूमन सेल मतलब कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर राइबोसोम की कितनी संख्या होती है? नंबर ह्यूमन सेल, बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो लगभग से 10,000, कितने? 10,000 से ज्यादा जो राइबोसोम होते हैं वो किस में होते हैं? मनुष्यों में होते हैं। इसके बाद बात करें कि कम किस में होते हैं? बैक्टीरिया, तो हम बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु की कोशिका में 1,000 प्रति सेल होते हैं, ये बैक्टीरिया का है। ठीक है, अब बात करते हैं
हमारा प्रोकैरियोटिक समझ में आएगा, प्रोकैरियोटिक 70s, यूकैरियोटिक 80s। ठीक है, इतनी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने आप लोगों को एक नोट लगाओ या स्टार बना के लिख लो, बढ़िया सा स्टार बनाओ, उस पर लिखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पिछला वीडियो जो था हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया पे ही बेस्ड था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो, अब माइटोकॉन्ड्रिया हमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में है, मैंने आप लोगों को बताया है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेशल जो राइबोसोम होगा वो 70s प्रकार का होगा। इसको बढ़िया से हाईलाइट करके बंद कर लेना इसको। रीजन ये है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। बाकी शरीर के जो भी भाग है वहां पर कौन सा होगा, 80s प्रकार का। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ये एक इसको अलग से लिख लेते, लिख लिया। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर, अभी तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का 70s प्रकार, कहाँ कहाँ पर 80s प्रकार का पाया जाता है। बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, अब यहाँ पर कितने प्रकार का पाया जाएगा राइबोसोम, तो यहाँ पर 80s प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है, फिर रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, यहाँ पे भी कितना पाया जाएगा, 80s प्रकार का। समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। तो कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जीव द्रव्य में जो है हमारा वो राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 80s प्रकार का। अंतःप्रद्रवी जालिका में कितने प्रकार का होता है राइबोसोम, तो 80s प्रकार का। लेकिन अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया पूछता, स्पेशल स्पेशल पूछेगा, तो आपको इसलिए हमने इसको अलग लिखवा दिया, बाकी इधर ये अलग लिखवा दिया। ये जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 70s प्रकार के। ठीक है, इतना नोट करो। नोट हो गया, हटा रहा है इसको। अब बात ये आती है, ये 70s है और ये 80s, इसको समझते हैं। अब बात ये आती है कि ये एस का मतलब क्या होता है। ये एस का जो मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब यूनिट। क्या मतलब होता है, सब यूनिट। ठीक, इसको बोलते हैं, इस सब यूनिट को बोलते हैं उप इकाई, उप इकाई। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे सब यूनिट, उप इकाई। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि 70s प्रकार में राइबोसोम कितने प्रकार का होता है या कैसा होता है। तो यहाँ पर जो होगा वो 50s और 30s का होगा, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में 80s प्रकार में राइबोसोम, एक तो होगा 60s और एक होगा 40s। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राइबोसोम की जो उप इकाई है वो कितने कितने प्रकार की होती है।
अब अगर उसने बोल दिया 70 इस प्रकार में कौन सी इकाई है, 4 ऑप्शन दे दिए, 50, 60, 40, 35, तो 50 आपका आंसर सही होगा। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए ये पूछोगे कि आपने लिखवाया तो यहाँ पे 70 था और आप इसको 50, 30, 80 बनाए दे रहे हो, मतलब 50 इसको कर दो, 30 इसको कर दो। तो यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं जो बायोलॉजी होती है वो मैथ की उल्टा ही होती है, मैथ कुछ और बता रही होती है, बायोलॉजी कुछ और बता रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मैथ नहीं लगानी है। जैसे इस तरीके से यहाँ 50, 30, 80 हो रहा था, लिखा है यहाँ पर 70 इस प्रकार का है, तो हमें इसीलिए यहाँ पर मैथ को नहीं लगाना है, मैथ को समझना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी जो होती है वो मैथ की उल्टा होती है, ठीक है। इसी तरीके की यहाँ पे वही कंडीशन है कि वैसे तो जो हमारे पास राइबोसोम हैं वो 80 इस प्रकार का है, लेकिन जब हम इसके सब यूनिट की बात करते हैं तो 60 और 40 ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो 80s है उसकी उप इकाई बताइए, तो होती है 60 और 40। 60 और 40 में वो और ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक और ऑप्शन होगा, या तो 60 देगा या तो 40 देगा, बाकी और ऑप्शन दे देगा। तो आपके बस माइंड में ये होना चाहिए कि जो 80s प्रकार की जो उप सब यूनिट हैं वो 60 और 40 है, और 70s की जो भी यूनिट हैं सब यूनिट है वो 50 और 30 की है, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन पे मत जाना, अगर इसकी कैलकुलेशन पे गया तो आंसर हमारा गलत आएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो। अब बात ये आती है राइबोसोम का डायग्राम कैसा होता है, राइबोसोम बना कैसे होता है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इस वाले के डायग्राम की बात करें तो हमने क्या किया, ये लिया, थोड़ा छोटा बनाए, ये किया, आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30s है वो छोटा वाला है और 50s बड़ा वाला। कितने लोग ये बात समझ पाए? मतलब जो इसकी इकाई होगी छोटी वाली छोटी यूनिट बताएगा और जो बड़ा भाग होगा वो बड़े वाले यूनिट को दर्शाएगा, ठीक है। अब ये दोनों किसके साथ जुड़े होते हैं, तो एक ऐसे करके तार लगा होता है, ये तार काहे का होता है, ये प्रोटीन का होता है, और ये mRNA होता है। क्या होता है? mRNA। इसको हमने उस वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया था, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, ये मैसेज करता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई? तो इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। अगर राइबोसोम बनाओगे, एक तो ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। इसके बीच में हमने ये तार डाल दिया, तार क्या है, ये mRNA है, ठीक। इधर कितना, ये 40 और ये 60। हाँ एक चीज़ और, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मान लो उसने ऐसा डायग्राम दे दिया, लो सर ने या भैया ने तो ऐसा बनाया था, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा बड़ा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो। आप यूनिट ये ध्यान रखिए कि जो छोटा है, जो छोटा नंबर से वो छोटे में, जो बड़ा नंबर से वो बड़े में, और ये इस प्रोटीन लेयर के साथ जुड़ा होता है, और इस प्रोटीन लेयर का नाम होता है mRNA। बस इतनी तो बात समझनी थी। मतलब कि अब डायग्राम ये भी है, डायग्राम ये भी है, खेल है यूनिट का। सब सेल जो हमारी है इसमें 70s 60s, इसमें 40s। तो जो छोटी यूनिट है छोटे में, जो बड़ी यूनिट है वो बड़े में, ठीक है। इतना नोट करो। अच्छा लिख भी सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इसको लिख सकते हो, लार्जर यूनिट, सेम वही कंडीशन उधर है। नोट करो फिर हटाएं। जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, नोट हो गया।
अब बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य क्या है। तो कार्य के लिए हम लोग लिखते हैं फंक्शन। इसके फंक्शन क्या क्या है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर, ये करता क्या है, कैसे क्या काम करेगा। तो इसका पहला पॉइंट यही आता है कि ये प्रोटीन मेकिंग का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन मेकिंग, मतलब कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। पॉइंट समझ में आया कि जो राइबोसोम होता है वो क्या कार्य करता है? तो प्रोटीन मेकिंग का कार्य करता है। इसको तो फिर क्या बोला अब ये जो, अब वहां पर हम लोग बोल रहे थे, जैसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल रहे थे पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी हाउस बोला था। अब यहाँ पर तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो अब जब ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे कि ऊर्जा का घर कौन था हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरीके से प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, समझिए, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलोगे? राइबोसोम को बोलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल ही में, कोई एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर शायद उसका RASC करके, RAS में जो होता है वहाँ का जो सिविल सर्विस एग्जाम है राजस्थान का, वहाँ पे क्वेश्चन ये आया था। उसमें डायग्राम ऐसे बना था, ठीक। उसने ये पूछा था सवाल में कि राइबोसोम जब बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो उनको बोला क्या है, मतलब एक से अधिक राइबोसोम्स को बोलते क्या है। तो याद रखना यहाँ पर राइबोसोम एक से अधिक है। तो जब अधिक होते हैं तो मैंने बोला था आप लोगों को, एक वर्ड बोला था पॉली, पॉली, पॉली और पॉलीसोम्स भी बोल सकते हो इसको, पॉलीसोम्स। ठीक, तो पॉली का मतलब होता है बहुत, तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉलीसोम्स, ये आंसर था। ठीक है, मतलब ये कहाँ का क्वेश्चन था? राजस्थान में सिविल सर्विस का कोई एग्जाम था, उसमें पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जब राइबोसोम अधिक मात्रा में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स। ठीक है, अभी हाल ही में आया हुआ एक क्वेश्चन है, आप जरा नोट कर लो, इतना और। ठीक है, हटा दें। अब हमारा राइबोसोम क्लियर हो गया। राइबोसोम में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये जो है प्रोटीन मेकिंग है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80S। 70S में मैंने बोला ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, 80S यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद में मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म जो है वो 80S होता है। फिर इसके अंदर प्रद्रवी जालिका जो है वो भी उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। फिर मैंने बात करी इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा भाग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है, और वो कौन सा होता है? वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, राइबोसोम क्लियर हो गया। बाकी अब बताएं, इसके बाद फिर बात करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो लाइसोसोम है। राइबोसोम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला जो हमारा कोशिकांग होगा सेल का, वो होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स।
क्या होता है लाइसोसोम्स, जरा इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं। लाइसोसोम का पहला ही पॉइंट बनता है, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता रहता है नॉर्मल, कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, तो सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, पॉइंट समझ में आया? इसको क्यों हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं, वो अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नाम इसका, ये अदर नाम भी बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं, अगला इसका नाम होता है सफाई कर्मी। तो सफाई कर्मी का काम होता है कूड़ा करकट जो होता है उसकी सफाई करते हैं। उसी तरीके से जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल के अंदर जो भी हमारे अंदर दिक्कत होती है उसकी क्या करते हैं, जो कोई भी पार्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी। स्क्वेंजर ऑफ सेल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वेंजर ऑफ सेल। स्क्वेंजर मानी होता है सफाई कर्मी वाला। ठीक है, तो इसको हम स्क्वेंजर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक, अगला इसका नाम क्या हो सकता है? अगला इसके नाम की बात करें, एटम बम। इसको क्या बोल सकते हैं? एटम बम भी बोलते हैं। एटम बम मतलब परमाणु बम भी बोला जाता है। इतने सारे नाम हो गए इसके। अब ये जो नाम है, तो जिस तरीके के इसके नाम मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है, तो ये जो इसके नाम हैं वो इसकी पहचान कराएंगे। अभी देखो कैसे कराते हैं। अब ये तो पॉइंट समझ में आ गया। ये तो डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कौन है? तो वो कौन है? लाइसोसोम है। ये थोड़ा अभी नहीं आया है, ये बहुत कम आता है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? तो जो खोज डी डुवे ने करी थी। डी डुवे, डी डुवे, इसको ऐसे लिख सकते हो, डी डुवे ने करी थी। क्या करी थी? इसकी खोज करी थी डी डुवे ने। एक चीज और, जब इन्होंने खोज करी तो बात आती है टर्म की। अब टर्म का मतलब, जो ये शब्द है लाइसोसोम, ये किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? डी डुवे ने दिया था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसकी खोज की वजह से। ये भी याद रखना, मतलब कि खोजे तो बहुत पहले जाती थी, लेकिन इनको पूर्णतया जो इनके बारे में जानकारी दी गई वो उन्होंने दी थी डी डुवे ने। मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इस चैप्टर में हमें साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। बहुत साइंटिस्ट हैं इसके अंतर्गत, जो भी आएगा अलग अलग हमारे कोशिकांग होंगे उसके अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तो बात करते हैं डिस्कवरी किसने करी? डी डुवे ने। शब्द भी किसने दिया? डी डुवे ने। इनको 1950 के आसपास लगभग नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जैक्ट डेटा क्लियर नहीं है। 1950 में तो इन्होंने खोज करी थी। इन्होंने खोज कब करी थी? 1950 में। और 74 के आसपास इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लाइसोसोम की खोज के लिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इतना नोट करो। चल रहा है। अब मैंने बोला था कि जो लाइसोसोम है वो, उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। अगर हम इस तरीके का एक बैग बना दें,
बैग है, एक झोला होता है ना, हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो झोला वोला लेके जाते हैं, सब्जी वब्जी लेने जाता है, आलू लेने जानी होती है, हम झोला ले लेते हैं। ये झोले का तरीका है। थैली बोल रहे हो कि सुसाइड बैग है, बैग का मतलब थैली। ठीक है। अब इसके अंदर एक ये मेम्ब्रेन हो गई हल्की सी, इसके अंदर भाई लाइसोसोम है, जस्ट लाइक, ठीक, समझना इस चीज को। इसको बोलते हैं अपघटीय एंजाइम। क्या बोलोगे? अपघटीय एंजाइम। ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है, जो इसका पीएच मान होता है वो 4 से 5 होता है। 4 से 5 है, इसका मतलब भी एसिडिक हुआ। कैसा हुआ? एसिडिक हुआ, एसिडिक। ठीक है, मतलब कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, जो एंजाइम है वो कैसे हैं? वो अम्लीय हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। इसके जो नाम थे, वो हमने जो नाम रखे थे, वो कैसे क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, समझना है इस चीज को। बात करते हैं फंक्शन। ब्लैक मार्कर। पहला पॉइंट ये है कि अगर इसके अंदर या सेल के अंदर कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया अगर आता है तो ये उसको खा जाते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं। इसी तरीके से कोई अगर जर्म आ जाए, जर्म्स, या जिसको हम कीटाणु बोलते हैं, कि उसका भी भक्षण करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोले थे कि ये सफाई करनी भी है। स्क्वेंजर बोला था, स्क्वेंजर इसीलिए हमने बोला था कि मान लो कोई बाहर से बैक्टीरिया है या जर्म या कीटाणु वगैरह अंदर जा रहे हैं, तो उससे हमको बचाने के लिए लाइसोसोम इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मान लो बैक्टीरिया या जीवाणु जो अधिक मात्रा में चले जाएं, जब अधिक मात्रा में गए और ये उनका वो ना कर पाया, भक्षण ना कर पाया, उनको नष्ट ना कर पाया, उनको अपघटित ना कर पाया, क्योंकि अपघटन कौन करेगा? एंजाइम। अपघटीय एंजाइम इसीलिए बोला गया कि बैक्टीरिया अंदर गया, इसका अपघटन कर दिया, जर्म्स अंदर गया, इसका अपघटन कर दिया। लेकिन अगर ये ना कर पाए और अंदर घुस गए, तो ये जो है अपघटीय एंजाइम जो है वो बाहर निकल भागेंगे, ये बाहर निकल आएंगे, ये फट जाएगी। जो ये थैली थी ये फट जाएगी। ऐसे समझो, मान लो आप कुछ लेने गए, कुछ लेने का मतलब जैसे मान लो सब्जी लेने गए आप, पन्नी थी 1 किलो की और उसमें भर दी आप 2 किलो, तो पन्नी फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? जैसे मान लो टमाटर लेने गए, अब टमाटर जो पन्नी थी उसमें टमाटर आने चाहिए 1 किलो, और आपने भर दिया उसमें 3 किलो 2 किलो, तो पन्नी फट जाएगी। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ, थैली थी, बैक्टीरिया जब बहुत मात्रा में पहुंचे तो ये थैली फट जाएगी। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया था? एटम बॉम्ब। अब शायद ये पॉइंट समझ में आ गया उसका नाम क्यों एटम बम रखा था। ठीक है, ये बना लो जरा, फिर बताएं। ठीक है, हटा दें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। जब ये फटेगा तो इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया था एटम बम। बैक्टीरिया, जर्म या कोई भी हमारे अंदर, कोई भी कोशिका के अंदर ऐसे तत्व जा रहे हैं जो हमारी सेल के लिए हानिकारक हैं, तो उनसे हमें कौन सुरक्षा देता है? लाइसोसोम देता है। ये अब क्यों सुरक्षा देता है? पीएच मान जो है वो 4 से 5 है, इसका मतलब ये अम्लीय है। तो बैक्टीरिया के लिए जो ये पीएच मान है इतना में रह पाना या डिजर्व कर पाना नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। इसका पीएच मान भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको नोट हो गया तो हटा दें, इसके बाद में आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर पाचन कैसा होता है। तो सेलुलर सेलुलर डाइजेशन होता है किसके अंदर, लाइसोसोम की कोशिका के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। मतलब इसमें कैसा पाचन होगा, कोशिकीय पाचन होगा, कोशिकीय पाचन। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि लाइसोसोम में कैसा पाचन होता है। तो लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन होता है। जिस तरीके से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को बताया था, उसमें श्वसन कैसा होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे श्वसन कैसा होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। इसी तरीके से पूछ लेता है कि कोशिकीय पाचन किसके थ्रू होता है, कौन करता है। तो कोशिकीय पाचन जो करेगा वो कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, इसलिए इसका नाम सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। कैसा होगा, एब्सेंट होगा। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। फिर बात ये आती है, चलो लाइसोसोम की इतनी बात हो गई, अब बात करते हैं लाइसोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ये सबसे मतलब अगर क्वेश्चन है कि शरीर के या कोशिका के किस भाग में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है, तो आप लोग सबसे पहले नाम रखो, नाम आता है, पहले पॉइंट पे रखते हैं हम लोग कुफर सेल को, कुफर सेल। तो कुफर सेल के अंदर जो है वो लाइसोसोम सबसे अधिक पाया जाएगा। इसके बाद बात आती है, अच्छा ये कुफर सेल होती कहाँ है, तो कुफर सेल लीवर में होती है, याद रखना इस चीज को। इसके बाद बात करते हैं WBC की। WBC तो आपको पता ही होगा, वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रुधिर कणिका। इसके बाद में किडनी सेल। इसके बाद बात करते हैं किडनी सेल, मतलब गुर्दे में पाया जाता है, गुर्दों की कोशिकाओं में लाइसोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सेल में मतलब अग्नाशय कोशिका, हिंदी में लिख दें क्या, अग्नाशय कोशिका, गुर्दा कोशिका, गुर्दा की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, लिखो इतना। फिर हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाएगा। इसके बाद स्प्लीन में पाया जाएगा, स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब प्लीहा, प्लीहा में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाइसोसोम। अब अगर पूछ दे कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, हालांकि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सब में ज़्यादा पाया जाता है अदर पार्ट से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि मतलब कि कुफर सेल, किडनी सेल, पैनक्रियास सेल, हड्डी और स्प्लीन, इनमें सबसे ज़्यादा किस में आता है, तो WBC में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे अधिक सबसे अधिक जो है किसमें पाया जाएगा, WBC सबसे अधिक, ऐसे करके लिख सकते हो उसको। ठीक है, सबसे अधिक जो पाया जाएगा WBC में पाया जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो। एक नोट लगाओ जरा, नोट ये है, नोट का मतलब ये है, ये अभी हम लोग इसको थोड़ा बताए दे रहे हैं यहाँ पर है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अदर मतलब कि जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें, जब हम पढ़ा रहे होंगे तब बात करेंगे। ठीक है, नोट लगाओ एक,
बात कर रहे थे लाइसोसोम की, तो यहाँ लिखवा दे तो ज़्यादा सही है। बात कर इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर lysosomes are more active, ये समझ पाए हिंदी इंग्लिश में? इन केस ऑफ ब्लड कैंसर लाइसोसोम्स आर मोर एक्शन, ठीक है, या मोर एक्टिव भी बोल सकते हो। मतलब ब्लड कैंसर के समय लाइसोसोम बहुत सक्रिय हो जाते हैं। ब्लड कैंसर के समय लाइसोसोम्स बहुत सक्रिय हो जाते हैं। बहुत सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? एक बार देखते हैं दोबारा। मैंने आप लोगों को बताया जो लाइसोसोम में जो पाचन होता है वो कैसा होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर डाइजेशन होता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो लाइसोसोम है वो सबसे अधिक कहाँ पे है। तो मैंने कुछ पार्ट्स लिखवाए थे सेल के, कुफर सेल, डब्ल्यूबीसी, किडनी, पैनक्रियाज और हड्डी और स्प्लीन। इसके बाद बात करते हैं, जब अगर ये है 1 2 3 4 5, इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है डब्ल्यूबीसी में। फिर मैंने लाइसोसोम की एक बात आई थी, तो लाइसोसोम के बारे में हमने लिखा दिया कि लाइसोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव तब हो जाता है जब किसी के ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर के समय लाइसोसोम मोस्ट एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो हम जब कभी बात कर रहे होंगे कैंसर के बारे में, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इसको विद एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पर बस ये मतलब था कि लाइसोसोम का एक शब्द आ गया था, तो लाइसोसोम जो है वो ब्लड कैंसर के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बस ये दिमाग में रखना। बाकी जब हम कैंसर का वीडियो लेकर के आएंगे उसमें तुमको बताएंगे, एक पार्ट बताएंगे कैंसर कैसे क्या, कैसा क्या होता है, वो सारी जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और आज के लिए इतना, बराबर।